पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अवैस कादिर शाह स्पीकर सिंध असेंबली मुंतखब हो गए। Number of vote casted in this poll today are 147, out of which Honorable Member Sayyid Awais Qadir Shah MP has secured 111. बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अवैस कादिर शाह ने 111 वोट हासिल किए। एमक्यूएम पाकिस्तान की सोफिया शाह ने 36 वोट हासिल किए। अवैस कादिर शाह ने स्पीकर सिंध असेंबली के ओहदे का हलफ उठा लिया। आज की कार्रवाई का अहवाल जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना जावेद से। कहिएगा राना जावेद, कार्रवाई कैसी रही आज और अपोजिशन ने कोई एहतजाज भी किया? जी बिल्कुल, आज असेंबली का इजलास शुरू हुआ तो साबिक स्पीकर आगा सिराज दुरानी जो उस वक्त डिप्टी स्पीकर थे, उन्होंने इजलास की सदारत की और जो नए अरकान थे जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ 9 अरकान और जमात इस्लामी के एक रुकन ने शिरकत की थी, उनसे हलफ किया। उसके बाद बाकायदा इजलास आगे बढ़ा और उसके बाद स्पीकर के इंतखाब के लिए वो वोटिंग का अमल शुरू हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी के अवैस शाह ने 111 वोट हासिल किया और सूफिया शाह जो कि एमक्यूएम की जानिब से नामजद किया गया था, उन्हें 36 वोट मिले, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़्यादा अरकान 9 और एक जमात इस्लामी के रुकन ने वोट कास्ट नहीं किया, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 3 अरकान जो मुंतखब हो चुके हैं लेकिन उन्होंने ताहाल हलफ नहीं लिया, इस वजह से वो भी वोट कास्ट नहीं कर सके। इस तरह 114 पीपल्स पार्टी का अरकान में से सिर्फ 111 ने वोट कास्ट किया। स्पीकर मुंतखब होने के बाद सैयद अवैस शाह ने मुख्तसर खिताब किया पार्टी क़यादत का और अपनी फैमिली का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद अब वो डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात करवा रहे हैं, जिसके तकरीबन 70% जो है वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है और अब से कुछ देर बाद यानी कि तकरीबन आधे घंटे बाद डिप्टी स्पीकर का इंतखाब का अमल मुकम्मल हो जाएगा और एमक्यूएम की तरफ से एडवोकेट खुर्शीद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नवीद एंथोनी को नामजद किया गया है। जी बिल्कुल, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी आज ही हो जाएगा, आधे घंटे का अमल इसमें होगा। राना जावेद हमारे साथ ही रहिए। वज़ीर आला सिंध का इंतखाब कल होगा। वज़ीर आला सिंध के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुराद अली शाह के कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान ने वज़ीर आला सिंध के लिए अली खुर्शीदी के कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इसकी डिटेल्स क्या है आपके पास? आज बिल्कुल सिंध असेंबली में स्पीकर के इंतखाब के बाद जो मुख्तलिफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुराद अली शाह और गुलाम कादिर चांडियो और नईम खरल, इन्होंने वज़ीर आला के ओहदे के लिए जो है कागजात नामजदगी जमा करवाए, जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ अली खुर्शीदी ने फॉर्म जमा करवाए हैं। और कल का जो इजलास शुरू होगा तो उसमें सिंध के आइंदा के वज़ीर आला के लिए इंतखाबी अमल शुरू होगा और जो पीपल्स पार्टी की जानिब से नामजद किया गया है वो सैयद मुराद अली शाह को नामजद किया गया, जबकि एमक्यूएम की जानिब से अली खुर्शीदी उनका मुकाबला करेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इन दोनों खबरों की तफसील देने के लिए राना जावेद। और पंजाब से खबर यह कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा कराए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातें मरीम नवाज के कागजात नामजदगी जमा कराएंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से राना आफ्ताब अहमद खान के कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। इसकी तफसील लेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान भट्टी से। जी उस्मान। जी, आज जो वज़ीर आला पंजाब के कागजात नामजदगी का जो मामला है, आज कागजात जमा करवाए जाएंगे। नून लीग और जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी जानिब से मरियम नवाज शरीफ के कागज जमा करवाए जाएंगे, जबकि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उनकी तरफ से राना आफ्ताब के कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। अभी जो नून लीग की तरफ से अभी पहुंचे हैं कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए, उनमें अज़मा बुखारी हैं, समीउल्लाह खान है, गजाली भट्ट है और मुस्तफा शुजाउर रहमान। और अभी जो डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असेंबली, उन्होंने शुक्रिया अदा किया क़यादत का कि उनके क़यादत के एतमाद की वजह से वो मुंतखब हुए हैं और उनसे सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि क्या गिरफ्तार अरकान को भी हाउस में बुलाएंगे, तो उन्होंने कहा कि जो आइन और कानून कहेगा उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। जी उस्मान भट्टी, बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल्स दी। आगे बढ़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का भी आपको अहवाल बताएं। केपी असेंबली का इजलास 28 फरवरी सुबह 11 बजे तलब कर लिया गया है। इजलास में अरकान सूबाई असेंबली हलफ उठाएंगे। इजलास के दूसरे रोज़ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब। इजलास के तीसरे रोज़ वज़ीर आला का इंतखाब किया जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन का वज़ीर आला के लिए उम्मीदवार लाने का ऐलान है। इसकी तफसील लेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नादिया सुबूही से। नादिया, केपी असेंबली का इजलास 28 फरवरी सुबह 11 बजे तलब किया गया है।
جی بالکل، نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین نے ایک سمری بھجوائی تھی گورنر ہاؤس، اور گورنر نے گزشتہ روز اس پر سائن کیا، اور یوں 28 فروری کو صبح 11 بجے اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ پہلے روز ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کے لیے کاغذات جمع کیے جائیں گے، اور جو دوسرے روز ہیں وہ ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کا انتخاب ہوگا، جبکہ تیسرے اجلاس میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا اور وہ حلف لیں گے۔ یوں اگر مجموعی طور پہ بات کریں تو 21 جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں جس پر ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پایا، تو وہ اور 4 اقلیتوں کی نشستیں جو ہیں وہ خالی رہیں گی۔ اس طرح مجموعی طور پہ 25 اراکین اسمبلی جو ہیں وہ اور 2 جو جہاں انتقال کر گئے تھے وہ حلف نہیں لے سکیں گے۔ جی بہت شکریہ نادیہ صبوحی، آپ نے ڈیٹیلز دی۔ لاہور قلندرز کے فاسٹ بالر حارث رؤف پی ایس ایل سے باہر ہو گئے ہیں۔ حارث رؤف کراچی کنگز کے خلاف فیلڈنگ کے دوران کندھے کی انجری کا شکار ہوئے تھے۔ نمائندہ جیو نیوز سہیل عمران نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سہیل کہیے گا انجری کی نوعیت کیا ہے اور کیا بتانا ہے، یعنی کب تک باہر رہیں گے وہ کرکٹ سے؟ جی، دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز جو پہلے ہی پی ایس ایل ایڈیشن 9 میں اسٹرگل کر رہی ہے، اور اس کو اس وقت ایک بہت بڑا دھچکا اس صورت میں لگا ہے کہ حارث رؤف بھی اب پی ایس ایل 9 سے باہر ہو گئے۔ گزشتہ روز جب کراچی کنگز کے خلاف میچ بڑے کروشل مومنٹس میں جاری تھا، اس دوران ایک مشکل کیچ لیتے ہوئے وہ زمین پر گرے تھے گراؤنڈ پر، جس سے ان کا بالنگ آرم کا جو کندھا ہے وہ ان کا ڈس لوکیٹ ہوا ہے، جو کہ لاہور قلندرز کی انتظامیہ کی جانب سے بتایا گیا، اور ان کا کہنا ہے کہ 4 سے 6 ہفتے انہیں لگ سکتے ہیں مکمل صحت یاب ہونے کے لیے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کوئی سنجیدہ قسم کی اس لحاظ سے انجری نہیں ہے کہ ان کے کوئی فریکچر نہیں ہے کندھے میں، صرف کندھا ڈس لوکیٹ ہوا ہے، جس کے لیے انہیں 4 سے 6 ہفتے درکار ہوں گے۔ فریکچر نہیں ہے، ڈس لوکیٹ ہوا ہے شولڈر، اور 4 سے 6 ہفتے لگے۔ بہت شکریہ سہیل عمران، آپ نے ڈیٹیلز دی۔ لاہور قلندرز کے آل راؤنڈر سکندر رضا کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ پاکستان آ کر بہت خوش ہیں، خاص طور پر لاہور قلندرز کی ٹیم کا حصہ بننا اعزاز کی بات ہے۔ آل راؤنڈر سکندر رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سکندر، ایک مرتبہ پھر پاکستان میں آنا کیسا لگا اور لاہور قلندرز کا حصہ بننا کیسا لگا؟ جی سر، پاکستان آنا بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا، اور لاہور کا حصہ بننا اٹس این آنر فیلنگ، تو بڑا آنر فیل کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ ماشاءاللہ لاہور سے کھیلنے آتے ہیں، اور بڑا اچھا لگ رہا ہے دوبارہ سے۔ لیگس پلیز اے ہیوج پارٹ، لیگ سے ہمارا جو اسکل کا لیول ہے وہ اوپر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے انٹرنیشنل کرکٹ کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ بھی اوپر جا رہا ہے۔ سو یہ سرٹنلی ایک فیکٹر ضرور ہے کہ لیگ کرکٹ کھیلنے سے کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور آپ کا اسکل لیول کافی اچھا ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے لوگوں کو عادت ہو گئی تھی لاہور کو جیتتا دیکھ کے۔ یہ ٹیم نہیں ہے سر، یہ ایک ایموشن ہے، ایک فیملی ہے میرے لیے، اور آئی کین اسپیک فار سب بردرس کے لیے کہ جب آپ لاہور میں آتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ رہ جاتے ہیں، اور اس قلندر فیملی میں 2 3 4 سال آ رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ سر آپ لوگ قلندرز ہو چکے ہیں۔ سو الحمدللہ میں تو فلی ہو چکا ہوں الحمدللہ۔ فاسٹ بالر حنین شاہ کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل میں اسلام آباد یونائٹڈ کی جانب سے ڈیبیو کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے، مینجمنٹ بہت سپورٹ کر رہی ہے۔ حنین نے کہا کہ نسیم شاہ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، شاہ برادرز کے ہلانے سے ہم تینوں بھائی خود کو متحرک کرتے ہیں۔ کافی اچھا لگ رہا ہے، اور پی ایس ایل میں ڈیبیو کیا اسلام آباد یونائٹڈ کی طرف سے، تو کافی سپورٹ کر رہے ٹیم مینجمنٹ، اور کافی اچھا ماحول دیا ہوا ہے، تو کافی انجوائے کر رہے ہیں۔ اب شہرت مل گئی آپ کو پی ایس ایل شروع ہونے سے پہلے کہ شاہ بردرز کے نام سے مشہور ہو گئی، یہ کچھ ایکسٹرا برڈن ہوتا ہے یا آپ سمجھتے ہو کہ یہ آپ کے لیے ایک بہتر ہے، اپنے آپ کو شو کیس کرنے کے لیے موقع ملا آپ کو؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں گے، اور جتنا ہم سے ایکسپیکٹیشن ہے کوشش کریں گے کہ اس کو پورا کرے، اور اپنی ٹیم کے لیے جتنا ہو سکے بیسٹ کرے، تو اس چیز کا پریشر نہ لے بلکہ اس کو پازیٹیو لے۔ نسیم سے کتنا کوئی ہیلپ ملتی ہے؟ ظاہر ہے عبید کو پہلے موقع ملا، آپ کو بعد میں ملا، نسیم کتنے آپ کے ظاہر ہے مینٹور بھی رہے ہیں، آپ کے ہوں گے بڑے بھائی ہیں آپ کے؟ کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اس سے، اور پاکستان کا سپر سٹار ہے اس ٹائم پہ، تو جو بھی ہمیں کسی چیز میں بھی پرابلم آتی ہے ہم ضرور اسے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ فاسٹ بولر زیادہ تر ہوتے بھی نیچرل ہے، اور پھر جب آپ کا بھائی ایک پاکستان کے لیے کھیلتا ہے تو آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے اس کو فالو کرنا، اور پھر جو جس طرح وہ اپنی محنت کرتا ہے اس محنت کو فالو کرنا، اور اسٹیج پہ آ کر کرکٹ کھیلنا۔
चोलिस्तान जीप रैली में बाप के साथ बेटी भी ट्रैक पर मौजूद है। साबिक चैंपियन रॉनी पटेल की बेटी दीना पटेल का कहना है कि उन्हें यहाँ का कल्चर बहुत पसंद आया। रॉनी पटेल कहते हैं 1994 में चोलिस्तान में 20 गाड़ियाँ थीं और 50 अफराद देखने वाले थे। आज 100 से ज़ायद गाड़ियाँ हैं और बड़ी तादाद में लोग मुकाबले देखने के लिए आते हैं। There is no place like चोलिस्तान। I think कि हर जो हमारी रेस है, जो छल होती है, हब होती है, थर होती है, थल होती है, सबका कल्चर अलग, सबके लोग अलग हैं, लेकिन सब पाकिस्तानी हैं। दिल बहुत खुश होता है कि इतने वेलकमिंग लोग हैं। मीडिया का भी बहुत सपोर्ट है, तो उस लिहाज से there is no race like चोलिस्तान माशाल्लाह। 94 में पहली रेस थी, तो 20 गाड़ियाँ थी और 50 आदमी देखने वाले थे। आज 3 से 4 लाख आदमी देखने वाले और 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा दें कि जी, और ये कर रहे हैं हम पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की कदर करो, पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं है। नून लीग और MKM के मुज़ाकरात में पेशरफ ना हो सकी। ज़राए का बताना है कि नून लीग चाहती है कि वज़ीर आज़म का हलफ होने के बाद मामला तय किए जाएँ। ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब ने ज्वाइन किया है। रईस साहब कहिएगा, कहाँ मामला अटका हुआ है? देखिए, बात यह है कि लाहौर में शहबाज शरीफ से जो MKM के वफ्द की मुलाकात हुई थी, उसमें भी कोई पेशरफ न हो सकी और उसके बाद ये तय पाया कि कुछ 2-4 दिनों के बाद ये दोबारा हमारे जो मुज़ाकरात होंगे। तो हमारे ज़रा ये कहते हैं कि नून लीग ये चाहती है कि वज़ीर आज़म के जो हलफ है उसके होने के बाद बातचीत की जाए और ताकि उनकी वजारतें तय कर ली जाएँ कौन कौन सी देनी है MKM को। और इसमें दूसरी बात ये है कि वो खुद भी ये कहते हैं नून लीग के हमने भी अपनी वजारतों के जो नाम फाइनल नहीं किए, ये उसके जो बाद में करेंगे हलफ के। हमारे ज़रा ये कहते हैं कि काफ लीग जो है वो जो MKM ये चाहती है कि हमारे असम्बली में 22 नशिस्तें हैं मखसूस नशिस्तों के साथ, तो हमें उसी तनासब से दी जाए, क्योंकि 4 लोग हैं काफ लीग के, उनको इम्कान है कि 2 वजारतें दी जाएंगी। हमारे जरा ये कहते हैं कि जो पहले उन्होंने ये लिस्ट दी थी, जो नाम दिए थे MKM के। रईस साहब, नंबर गेम में भी MKM की वो बार्गेनिंग पोजीशन उस तरीके से नहीं है जैसे पहले तस्वुर किया जा रहा था। जी बिल्कुल, नंबर गेम में नहीं है। एक और मैं आपको चीज बताता चलूं, जो शुरू में नाम दिए थे वजारतों के उन्होंने, लेकिन इस बार अभी वजारतों पे बात कम हो रही थी, लेकिन ये कब देनी चाहिए उसकी बात हो रही थी। जो हमारे जरा ये कहते हैं वो 5 से 6 वजारतें मांगी हैं MKM ने, और उसमें जो अहम है उसमें वही है जो उनकी जो मैरी टाइम उनके पास थी, एक वो मांगते हैं। एक उनका ख्याल है कि तवानाई या पेट्रोलियम की वजारत दी जाए, एक मवासलात की वजारत दी जाए, लेबर ओवरसीज की वजारत दी जाए, हाउसिंग की दी जाए। ये 5-6 नाम है जो ये वजारतें चाहते हैं। लेकिन अब ये देखते हैं कि जो हलफ होगा उसके बाद जो बात होगी उनमें जो है ये तो लग रहा है कि MKM को एडजस्ट इस बारे में कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेवरेज देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया रईस अंसारी साहब, आपने डिटेल्स दी। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन कादिर मक्सी ने कहा है कि वो इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करते हैं। मुल्क में हकीकी जमहूरियत के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। हैदराबाद में यौम मादरे वतन के मौके पर जलसे से खिताब करते हुए कादिर मक्सी ने कहा कि आसिफ जरदारी की शक्ल में नई क़यादत दी गई है। यही वो लोग हैं जो सिंध में तब्दीली के खिलाफ हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क में जमहूरियत और ऐसी पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहते हैं जहाँ आइन की हुक्मरानी हो, माशरे में मेरिट की बालादस्ती हो। सजावल में SSP ने जुडिशल सब जेल से 3 कैदियों के फरार के मामले का नोटिस ले लिया। तीनों कैदी रात की तारीकी में खिड़की तोड़कर फरार हुए थे। SSP शैला कुरैशी के मुताबिक सब जेल की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस अमले को मुअत्तल कर दिया गया है। महकमाना इंक्वायरी के बाद पुलिस और जेल हुकाम के खिलाफ मजीद कार्रवाई की जाएगी। तीनों मफरूर कैदी चोरी और मनशियात समेत मुख्तलिफ जराइम में कैद थे।